With amazing results in this year's Civil Services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी Prelims to Interview 2025 लाइव बैच में you will get 1000+ hours की लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program, and the most important, mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi और English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई affordable. Hello everyone, my name is Manukansh Agrawal and this year I have secured All India Rank 2 in UPSC CAPF AC's examination of 2023. Today I am here to discuss with you my detailed strategy for the examination. So starting with the different stages of examination, CAPF का जो एग्ज़ाम है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं. पहली स्टेज जो होती है वो हमारा रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें 2 पेपर्स होते हैं. पेपर 1 जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है और पेपर 2 जो कि रिटन टाइप पेपर होता है. उसके बाद सेकंड स्टेज पे एक फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है और थर्ड स्टेज होता है हमारा इंटरव्यू. तो टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ द फर्स्ट पेपर जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, उसमें एक क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनेशन है तो एक ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स होता है जिसके लिए हमें अलग अलग सोर्सेज को रेफ़र करना पड़ता है. जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स. और ये जो पेपर होता है इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप और नेगेटिव मार्किंग के साथ, जो स्टैंडर्ड यूपीएससी पैटर्न होता है. तो जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसके लिए उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो सोर्स होता है वो स्टैंडर्ड सोर्स है, स्पेक्ट्रम एक बुक आती है राजीव वहीर की, जो मेरे हिसाब से एक सफिशिएंट सोर्स है और कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए. इसके अलावा आपको कोई भी सोर्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी. इसके अलावा एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री जो है उसकी स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, एनसीईआरटीज़ भी आती हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप उसे पढ़ रहे हैं तो आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें और एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाएं जिसको आप बार बार रेफ़र कर सकें और आपको बुक को बार बार रेफ़र ना करना पड़े. ऐसा इसलिए क्योंकि जो एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री है वो बहुत ही वास्ट है और अगर आप उसे बुक से बार बार पढ़ेंगे तो एफर्ट भी ज़्यादा जाएगा, टाइम भी ज़्यादा जाएगा और उसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो उतना नहीं रहेगा. इसलिए मैंने भी एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री के लिए और आर्ट एंड कल्चर के लिए अपने खुद के नोट्स बनाए थे जो कि बहुत ही कंसाइज थे बट कॉम्प्रिहेंसिव थे और उन्हें मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता था पेपर के पहले. इसके अलावा ज्योग्राफी है, पॉलिटी है. जैसे पॉलिटी है उसके लिए स्टैंडर्ड सोर्स हमारी एम लक्ष्मीकांत बुक होती है जो कि सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं और वो भी एक अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स है पढ़ने के लिए. उसके अलावा आपको कुछ भी पॉलिटी के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ज्योग्राफी पे आते हैं तो ज्योग्राफी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत ही टेक्निकल और लॉजिकल सब्जेक्ट है जिसके लिए हम लोग एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं पर एनसीईआरटीज़ दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के लिए आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको मैपिंग करनी पड़ेगी और आपको एटलस भी रेगुलरली देखते रहना पड़ेगा. इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अदर करंट अफेयर्स के लिए हम लोग कोई भी कोचिंग का, इतने सारे वास्ट रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं कोचिंग्स के मार्केट में जो मिल जाते हैं, तो आप कोई भी एक कोचिंग का स्टैंडर्ड सोर्स उठाइए करंट अफेयर्स का और उसी को रिपीटेडली रिवाइज करिए. आपको कोई भी ऐसा नहीं करना है कि मल्टीपल रिसोर्सेज आप रेफ़र करें करंट अफेयर्स के लिए. देयर शुड ऑलवेज बी अ सिंगल सोर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी टॉपिक, जिससे आप उसी को रिवाइज करते रहें और आपकी एक वो मसल मेमोरी का पार्ट बन जाए. उसके अलावा जो पेपर 1 में सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें इकनॉमी भी होता है. इकनॉमी भी आप कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स अगर रेफ़र करें यूपीएससी वाला, जैसे मृणाल सर के नोट्स हैं या फिर संजय सर हैं एक मेरे ख्याल में, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, बट ऐसा कोई भी एक स्टैंडर्ड सोर्स उठाइए और इकनॉमी उसी से पढ़िए. और उसके अलावा रीजनिंग, लॉजिकल क्वेश्चंस, पीसीएम ये सब आता है. उसके लिए आप लूसेंट जीके की बुक आती है और साइंस के लिए भी जो जनरल साइंस होती है, लूसेंट जीके की बुक मोर देन सफिशिएंट होती है यूपीएससी के एग्जामिनेशंस के लिए. ये हमारी पेपर 1 की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी है. बाकी जब हम पेपर 1 अटैम्प्ट करते हैं तो उसके लिए हमें याद रखना है
कि हम मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा दे सकें वो ज़्यादा से ज़्यादा हम दें, ताकि हमारी एक प्रैक्टिस हो जाए और हमें पता चले कि हमारे कौन से वीक एरियाज़ हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, और हम वीक एरियाज़ पे फिर रिवाइज करते रहिए, काम करते रहिए। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यूपीएससी के जो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे सिविल सर्विसेज, CAPF और CDS, इन तीनों के एटलीस्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। उसमें देखिए कि आपको कौन कौन से थीम्स यूपीएससी रिपीट कर रहा है, क्योंकि जितने भी यूपीएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें थीम्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो अगर आप 10 साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके टॉपिक्स भी बहुत सारे कवर हो जाएंगे और आप एक प्रेडिक्शन कर सकेंगे कि आप किस एरिया से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछने वाला है, और आप उसी हिसाब से अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स को टाइम दे सकते हैं। तो ये पेपर 1 की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी है, और हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी उसमें फ्लेक गैसेज ना करें पेपर 1 में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। और इस पेपर में CAPF का जो पेपर है, अनलाइक सिविल सर्विसेज का पेपर, उसमें मार्क्स जुड़ते हैं आपकी फाइनल मार्क्स में। तो हमें इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करना है ताकि हम अच्छी रैंक ला सकें। इसलिए जितने भी मॉक टेस्ट हैं और यूपीएससी के क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन्हें आपको अच्छे से एनालाइज करना है ताकि आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बना सकें किस तरीके से आप D-Day पर पेपर को अप्रोच करेंगे। प्लस मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यूपीएससी का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है वो केवल नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, वो आपके एप्टीट्यूड और कॉमन सेंस का भी टेस्ट होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त, क्वेश्चंस को देखते वक्त, कि आप अपना कॉमन सेंस उन क्वेश्चंस में लगाएं। हो सकता है आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो, पर आप कॉमन सेंस और बेसिक एप्टीट्यूड से उस क्वेश्चन को करेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अब यही मेन स्ट्रेटेजी होती है जिससे आप अपनी नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और अपनी अच्छी रैंक सिक्योर करते हैं। पेपर 1 में नॉलेज अगर 50% है तो 50% आपका एप्टीट्यूड और कॉमन सेंस है उस दिन पर जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये और एक और बात ये कि आपको ध्यान रखना है कि जो CAPF का एग्जामिनेशन है वो वैसे तो सिविल सर्विसेज से थोड़ा आसान होता है, बट आपको ध्यान रखना है कि सिविल सर्विसेज के जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स CAPF का भी एग्ज़ाम देते हैं। तो आपका कंपटीशन उन लोगों से भी है जो उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि आप CAPF के लिए थोड़ा कम पढ़ सकते हैं, आपको उसी लेवल की पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपका कंपटीशन वो लोग हैं। और जब आप उनसे कम्पीट करेंगे तभी आप लिस्ट में नाम अपना ला पाएंगे या फिर एक अच्छी रैंक सिक्योर कर पाएंगे। कमिंग टू पेपर 2, पेपर 2 एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे एसेज होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और प्रेसी राइटिंग होती है, रिपोर्ट्स होती हैं, कॉम्प्रिहेंशन होता है और ग्रामर होती है। रिटन पेपर की स्ट्रेटेजी है, उसमें सबसे पहले जो एसेज होते हैं उसमें हमें 4 एसेज लिखने होते हैं, बट वो 300 वर्ड्स की लिमिट होती है उसमें। तो आपको उसे एसे से ज़्यादा एक लॉन्ग आंसर टाइप की तरह देखना है, क्योंकि 300 वर्ड्स इज़ नथिंग, बहुत ही छोटा नंबर है 300 वर्ड्स। तो बट डिफरेंस क्या है कि आंसर में हम लोग यूजुअली पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं, बट जो एसे होता है उसमें हमें पैराग्राफ्स में लिखना होता है। और एक एसे का एक फ्लो होता है, एक कंसाइज मैनर में एसे को लिखा जाता है। देयर आर कोट्स, देयर आर एनेक्डोट्स, देयर आर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस। तो जब हम एसे लिखते हैं हमें याद रखना है कि हम पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट हम डिफरेंट डायमेंशंस एड्रेस करें। जिस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कोई इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि केवल इन्वायरमेंट वाली लाइन पे ही हम चलते रहें। हमें उसके सोशल डायमेंशंस, पॉलिटिकल डायमेंशंस, इकोनॉमिकल डायमेंशंस हर तरीके से देखना है। ऐसी कोई IR का क्वेश्चन है तो हमें उसमें अलग अलग एरियाज़ में उसके इफेक्ट देखने हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया का कोई रोल है तो उसका वेस्ट एशिया पे इफेक्ट, यूरोप पे इफेक्ट, USA पे इफेक्ट, चाइना पे इफेक्ट, ये सब हमको सोच के चलना है। और हमें उसमें साथ साथ कोट्स भी देने हैं। जैसे यूजुअल जो स्कॉलर्स होते हैं, जैसे IR का कोई क्वेश्चन है तो उसमें हम लोग ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के कोट्स दे सकते हैं। और कोई GS टाइप क्वेश्चन है, जैसे जिस इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ है, जैसे E-waste का क्वेश्चन पिछली बार आया था, तो उसमें हम लोग को अपने ओपिनियंस के साथ साथ और फैक्ट्स के साथ साथ डेटा भी प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा जो ऐसे उसकी क्वालिटी को एनरिच करता है, हमारे आर्ग्यूमेंट को और कन्विंसिंग बनाता है। ये हमारी एसे की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ब्रॉड। और हमें एसे जो है वो टॉपिक चूज़ करना चाहिए। जैसे हमें उसमें से 6 में से 4 टॉपिक्स चूज़ करने होते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि टॉपिक्स हम ऐसे चूज़ करें जिसमें हम लोग बहुत सारे डायमेंशन में सोच सकें, ना कि वो टॉपिक जिसके बारे में आपको एक डायमेंशन पता है पर बहुत अच्छा पता है। क्योंकि जब आप मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव ना दिखाते हैं तो जो इवेल्युएटर है उसको भी लगेगा कि हाँ हमें हर डायरेक्शन में और हर दिशा में हम लोग सोच रहे हैं। उसके अलावा प्रेसी राइटिंग होती है, जो कि मेरे हिसाब से एक आसान पार्ट है। बस हमें उसमें ध्यान रखना है कि हम जो शॉर्ट कर रहे हैं उस प्रेसी को,
हम लोग उसमें रिपीट ना करें वो सेम सेंटेंसेस और सेम वर्ड्स जो क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं, बल्कि एक अपनी लैंग्वेज में उस प्रेसी को लिखें। वर्ड छोटा करना टारगेट है, बट उसमें लैंग्वेज का भी ध्यान रखना होता है। इसके अलावा जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में वी कैन ऑल गिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स, बट हम उस आर्ग्यूमेंट को क्वांटिफाई करने के लिए हमें उसमें डेटा भी देना चाहिए। जैसे अगर इकोनॉमी से रिलेटेड डेटा है तो हम लोग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे या एनएसओ का डेटा दे सकते हैं। तो डेटा से क्या होता है, हमारे पॉइंट्स को वैल्यू मिलती है। और ये मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी शायद ज़्यादा लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं ये डेटा लिखने वाली, बट दिस इज़ अ स्ट्रेटेजी विच कैन वर्क वेरी वेल इन योर फेवर। इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग जैसे होती है, तो रिपोर्ट राइटिंग में भी अगर हम लोग डेटा देंगे, हम लोग न्यूज़पेपर जैसे हम लोग रोज़ पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में भी हम लोग देखते हैं कि डेटा अलग अलग सोर्सेज से आर्टिकल्स में मेंशन्ड होता है किसी भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट में। तो सेम हम लोग को अपनी रिपोर्ट राइटिंग में भी करना है कि हम लोग वो सारा डेटा जो भी है, जहाँ भी हम लोग डाल सकें, जहाँ भी रेफरेंसेस दे सकें, वो हम लोग डालें, ताकि हमारा जो पॉइंट है वो एनरिच हो, हमारे पॉइंट की वैल्यू बढ़े, और ऐसा ना हो कि ऐसा एवेल्यूएटर को ना लगे कि हमने कुछ भी बस ऐसे लिख दिया है। कमिंग टू कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मुझे लगता है वो भी एक रिटन पेपर का एक आसान पार्ट है, क्योंकि हमारे सामने पूरा कॉम्प्रिहेंशन होता है और हमें बस उससे एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन की एज सच कोई स्ट्रेटेजी होती नहीं है, बस आपको उसी वक्त अवेयरनेस दिखा के कॉम्प्रिहेंशन अटैम्प्ट करना है। और जो लास्ट पार्ट होता है रिटन पार्ट का, वो होता है ग्रामर। ग्रामर आई थिंक इज़ द, अगर आप प्रैक्टिस करें रेगुलर ग्रामर की, तो इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट पार्ट एंड वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग पार्ट्स इन द पेपर 2। और वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ जितने भी अच्छे सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो सब उस पार्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। और अगर आप उस पार्ट में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको थोड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा रैंक सिक्योर करने में, क्योंकि वो एक बहुत ही हाई स्कोरिंग पार्ट है जिसमें गलती का बहुत कम स्कोप है। ये हमारी हो गई पेपर 2 की स्ट्रेटेजी। पेपर 1 में मैं एड ऑन करना चाहूँगा कि जब हम करंट अफेयर्स रेफर करते हैं तो हमें न्यूज़पेपर भी रेगुलरली पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जो हम भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में रहता है। और जब हमें पेपर में दिखता है आंसर या पॉइंट्स जो भी दिखते हैं, तो हमें या ऑब्जेक्टिव टाइम में याद आ जाता है कि हाँ ये हमने कहीं पढ़ा था। तो न्यूज़पेपर से आपको रिटन पार्ट में भी बहुत हेल्प मिलेगी, ISAs में और डेटा देने में, और वो आपकी एक इंटरव्यू पार्ट में भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमारी लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होती है, हमारी वोकेबलरी डेवलप होती है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्रिपरेशन। रिटन पार्ट जो हो जाता है, उसके बाद जो हमारा फिजिकल और मेडिकल एफिशिएंसी टेस्ट वाला पार्ट है, वो एक क्वालिफाइंग पार्ट है CAPF में। और उसके क्राइटेरिया ऐसे बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़े। यूजुअली अगस्त में CAPF का पेपर होता है और 1-1.5 महीने में रिजल्ट आ जाता है, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। दिसंबर में यूजुअली फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो इनफ टाइम रहता है 3-4 महीने का, जब हम फिजिकल की तैयारी कर सकें। फिजिकल में 4 चीज़ें होती हैं: 100 मीटर स्प्रिंट, 800 मीटर्स, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट। तो इसमें से जो शॉर्ट पुट वाला पार्ट है वो सबसे आसान है, जिसके लिए हमें कोई एज सच प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली हर कोई शॉर्ट पुट क्लियर कर लेता है, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा उसमें डिस्टेंस नहीं फेंकना होता है। 800 मीटर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि हम लोग की उतनी इंड्योरेंस नहीं होती है हमारी प्रिपरेशन के दौरान, उतना हम लोग फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं कि हम लोग 800 मीटर अच्छे से रन कर सकें। बट उसके लिए केवल इंड्योरेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। अगर आपका फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल है तो आप 1 महीना प्रैक्टिस करिए रेगुलरली लॉन्ग रन, या फिर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो आप 2 महीने कर लीजिए, इनफ टाइम होता है। और आप रेगुलरली बस एक बार रेगुलरली रन करते रहेंगे तो आपकी इंड्योरेंस डे बाय डे बिल्ड होती जाएगी और आप आसानी से 800 मीटर वाला जो क्राइटेरिया है वो क्लियर कर लेंगे। 100 मीटर भी सेम है, उसमें स्प्रिंट करना होता है, तो उसमें बूस्ट एनर्जी चाहिए होती है, और वो भी हम 1 महीने की प्रैक्टिस में आराम से अचीव कर सकते हैं। कमिंग टू द लॉन्ग जंप, ये एक सबसे ट्रिकी पार्ट होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का, और यही वो एक एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिमिनेट होते हैं। इसमें 3 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, पर क्योंकि लॉन्ग जंप ट्रिकी भी है करने के लिए, प्लस लॉन्ग जंप जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें एंकल ट्विस्ट, मसल स्ट्रेच वगैरह जैसी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि हम लोग वो कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं लॉन्ग जंप, और वो फिज़िकली ज़्यादा डिमांडिंग है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके फिज़िकल टेस्ट से 1-1.5 महीने पहले आप किसी भी लोकल कोच या किसी को कंसल्ट कर सकते हैं जो स्पोर्ट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व हो, कि कैसे आप लॉन्ग जंप करें। और मैं कहूँगा कि आप रेगुलरली लॉन्ग जंप मत करिएगा, क्योंकि वो उसमें इंजरी का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लॉन्ग जंप में, और हो सकता है कि आप फिजिकल टेस्ट दे ही ना पाएँ। तो बेटर है कि आप थोड़े टाइम में उसको प्रैक्टिस करते रहिए लॉन्ग जंप को, और ध्यान रखिए कि आपको इंजरी ना हो, और अपनी बॉडी को भी उस तरीके से ट्रीट करिए।
और जब आप बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे जैसे 100 मीटर 800 मीटर, तो आपको एसेंशियली लॉन्ग जंप में भी रन में हेल्प मिलेगी। और यही स्ट्रेटेजी है फिजिकल की मेरे ख्याल में, क्योंकि उसमें केवल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। मेडिकल एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, वो तो डॉक्टर्स के ऊपर है और वो अपना टेस्ट करते हैं, जिसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छा उनका इन्वायरमेंट होता है और बहुत अच्छे से वो लोग सब टेस्ट करते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो है इंटरव्यू पार्ट, जो हमारा फाइनल स्टेज होता है CAPF एग्जामिनेशन का। इंटरव्यू के लिए मैं कहूँगा कि आपका जो डेफ होता है वही आपके लिए होली ग्रेल की तरह है कि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो आपके डेफ से पूछे जाएंगे। बट स्टिल मैं कहूँगा कि आपके डेफ के जितने पॉइंटर हैं उनको प्रिपेयर आपके फिजिकल के बाद ही करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस को प्रिपेयर करने के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट नहीं होता है और पूरा ओपन एरिया होता है कि आपसे कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डेफ प्रिपेयर करने में भी आपको और जितने पॉइंटर्स होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत मल्टी डायमेंशनल होता है डेफ। तो डेफ प्रिपेयर करिए अब अपना। उसके अलावा इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो करंट अफेयर्स है आप फिजिकल के बाद से स्पेशली कम से कम 2 न्यूज़पेपर्स पढ़िए, ताकि आपको हर जगह से अलग अलग व्यूज़ मिलते रहें। आप अपनी ओपिनियंस डेवलप करिए, अपने व्यूज़ डेवलप करिए। और अगर आपके साथ कोई लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपना एक ग्रुप बनाइए जिससे आप डिस्कस कर सकें ये क्वेश्चंस और आपस में आप लोग अपना मॉक टाइप का कर सकें। इसके अलावा अलग अलग मॉक इंटरव्यूज़ हर कोचिंग कराती है। मैंने पर्सनली संकल्प IAS, संजीव कबीर सर, AVKS अकेडमी और दृष्टि IAS में अपने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे मेरे फाइनल इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ इंश्योर करते हैं कि आप वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें जहां आपको कुछ स्ट्रेंजर्स के सामने जो कि इतने हाईली एस्टीम पोजीशन पे हैं, कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाए आप उनसे एक आधे 20-30 मिनट्स की कॉन्वर्सेशन कर सकें और अपने व्यू पॉइंट्स रख सकें, अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकें। और इंटरव्यूज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका नॉलेज का टेस्ट होता है। आप अगर नो भी आंसर बोलेंगे तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट ओनली मेन फोकस इज़ दैट आपकी पर्सनैलिटी जो है वो उनको दिखनी चाहिए, आप जो आपका रियल सेल्फ उनको दिखना चाहिए। इसलिए आप मॉक इंटरव्यूज़ लीजिए, कम से कम 3-4 लीजिए, ताकि आप एक कंफर्टेबल हो जाएं उस एनवायरनमेंट के लिए और आप जान सकें कि कैसे आपको आंसर्स करना है पैनल मेंबर्स को। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी है CAPF एग्जामिनेशंस की। इसके अलावा हर पेपर जो रिटन पार्ट है उसके हर पेपर के लिए आप अलग अलग सोर्सेज रेफ़र कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप जो अपने हर चीज़ के लिए जिसके लिए स्टैंडर्ड बुक है उसके लिए स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र करें, और जिसके लिए आप नोट्स बना सकते हैं उसके लिए प्रिसाइज कंसाइज नोट्स बनाइए आप, क्योंकि हमें इस UPSC के एग्ज़ाम में हमें रिक्वायर्ड होता है कि हम सेम चीज़ को बार बार पढ़ सकें और उसमें कॉन्फिडेंस ला सकें, ताकि पेपर वाले दिन हमें कॉन्फिडेंस रहे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते वक्त कि हाँ हम सही आंसर कर रहे हैं या हम सही क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। और मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ यहाँ से भी कुछ आ सकता है, वहाँ से भी कुछ आ सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव जो रिसोर्स होगा वो मोर देन सफिशिएंट होता है किसी भी UPSC एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आप उसी पे स्टिक करिए, उसी अपने रिसोर्स पे स्टिक करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ कमी है तो आप उसी अपने नोट्स में या अपने रिसोर्स में ऐड ऑन करते रहिए टाइम टू टाइम, बट ऐसा मत करिए कि आप 2-3 अलग रिसोर्स बना लें अपने, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम मैक्सिमम मल्टीपल टाइम रिविजन्स करें, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास कम से कम कंसाइज रिसोर्स हो जिसका हमें पता हो कि हाँ हमें इधर से पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। यही स्ट्रेटेजी होती है हर किसी की जो क्लियर करता है एग्ज़ाम, क्योंकि रिवीजन से के साथ इतना सारा हमें पढ़ना होता है, वो हम याद तभी रख सकते हैं जब हम मल्टीपल रिवीजन सेम चीज़ के करते रहें बार बार, और वो पॉसिबल है मिनिमम रिसोर्सेज से। इसके अलावा कोचिंग्स, मैं कहूँगा कि कोचिंग की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप एनरोल करें किसी कोचिंग में, पेड कोर्सेज में। अब स्पेशली कोविड के बाद इतनी सारी कोर्सेज के मटेरियल्स, कोचिंग के मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे, उनके रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे और टेलीग्राम चैनल्स पे। तो आप उनको रेफ़र करके अलग अलग सोर्सेज को अपने एक कॉमन अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं जिनको आप खुद पढ़ें, जिसमें आप पढ़ने में कंफर्टेबल हो, और टाइम टू टाइम प्री-वाईक्यूज़ और मॉक्स के थ्रू आप उसमें एड ऑन्स करते रहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। कोचिंग्स का ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आई वुड से कि आप अपना एक 3-4 लोगों का एक सर्किल बनाइए, अपने फ्रेंड्स का, अपने एक्वेंटेंस का, जो लोग साथ में तैयारी करते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा
यूपीएससी की जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही एग्जॉस्टिंग और बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है किसी भी यूपीएससी एग्जामिनेशन का। तो हमें ज़रूरी है कि हमारे साथ लाइक माइंडेड पीपल हों जो हमारी तरह ही सीरियस हो प्रिपरेशन के लिए, और हमारी तरह ही वो भी अलग अलग एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हों, ताकि हम आपस में डिस्कस कर सकें, एक दूसरे की नॉलेज को एनरिच कर सकें और एक दूसरे के लिए सपोर्टिव पिलर्स की तरह रहें। क्योंकि अकेले तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग और लोनली प्रोसेस हो सकता है जब हमें इतना सारा कुछ पढ़ना है। सो यू शुड हैव अ सर्कल ऑफ 3-4 गुड पीपल। इसके अलावा मैं कहूँगा कि ऑनलाइन रिसोर्सेज में रिसेंटली पिछले 1 साल से मैंने स्टार्ट किया है चैट जीपीटी को रेफर करना। तो चैट जीपीटी स्पेशली इंटरव्यू फेजेस के दौरान या फिर रिटन पेपर में जहाँ आपको आर्ग्यूमेंट्स और पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, चैट जीपीटी एक बहुत ही यूज़फुल रिसोर्स है जहाँ पे आप अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स, अपने ओपिनियंस ले सकते हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब आप चैट जीपीटी थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और आपको उसमें मेहनत एडिशनल नहीं देनी पड़ेगी। जब आप जहाँ आप ऑनलाइन सर्च करें और फिर अपने नोट्स में ऐड ऑन करें, आप चैट जीपीटी से सर्च करिए, वहाँ से लीजिए, उसको सेव कर लीजिए और बार बार उसको रेफ़र करते रहिए। तो बहुत ही हैंडी रिसोर्स है चैट जीपीटी मेरे हिसाब से। उसके अलावा एज सच मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया में मैं पर्सनली सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, बट एग्ज़ाम आने के 1.5-2 महीने पहले मैं कम्प्लीटली स्विच ऑफ कर देता था सारे सोशल मीडिया, स्पेशली इंस्टाग्राम, क्योंकि उसमें जो रील्स और वैसे भी उसका जो इंटरफेस है बहुत ज़्यादा एडिक्टिंग होता है और पता नहीं चलता है कि उसमें कब टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जब आपका एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है तब आप कोशिश करिए कि 1-1.5 महीने पहले आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एग्जिट कर दें, ऐप्स अनइंस्टॉल कर दीजिए, एंड देन व्हेन योर एग्जामिनेशन इज़ ओवर यू कैन कम बैक टू इट फॉर, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी हमारी लाइफ में ज़रूरी है एंड सोशल मीडिया इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, गुड वे ऑफ कीपिंग यू फ्रेश एंड एंटरटेन्ड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। मैं कहूँगा हम लोग जब पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए तो बहुत सारा पढ़ना होता है, आई नो दैट, बट उसके अलावा हमें ज़रूरी है कि हम अपने को आपको फ्रेश एनर्जेटिक रखें और एक ही डायमेंशन तक रेस्ट्रिक्टेड ना रखें। तो मैं कहूँगा कि आप अगर नॉर्मल टाइम में दिन में 5-6 घंटे पढ़ें और एग्ज़ाम के टाइम आप जब एग्ज़ाम आने वाला हो तो आप उसे 8 से 10 घंटे बढ़ा सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि नॉर्मल फेजेस में जब एग्ज़ाम दूर है तो आप 5-6 घंटा पढ़िए, पर रेगुलरली पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, अपना रिसोर्सेज को रेफ़र करते रहिए, अपने नोट्स को रेफ़र करते रहिए, और उसके अलावा अपने आप को अलग अलग तरीक़ों से एंटरटेन रखिए। आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, आप मूवीज़ देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। आप बुक्स हमारे लिए एंटरटेनमेंट भी होती है। मैं पर्सनली, मेरी हैबिट है कि मैं रोज़ बुक्स पढ़ता हूँ, क्योंकि बुक्स हमारे लिए एंटरटेनिंग भी होती हैं, हमें रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करती हैं, बट एट द सेम टाइम वो हमारी नॉलेज को एनरिच करती हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस को एनरिच करती हैं। और आपको रियलाइज़ नहीं होगा, बट रिटन एग्जामिनेशन में स्पेशली एसेज वगैरह में बुक्स की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, और इंटरव्यू में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी बुक रीडिंग की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी जर्नी में अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट ह्यूमनली वो पॉसिबल नहीं है कि आप रोज़ 10 घंटे पढ़ें पूरे साल के लिए। ये कोई इंसान कर ही नहीं सकता। अगर आपको ऐसा कोई बताता है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं कहूँगा कि लाइट रखिए तैयारी, 6 घंटे 5 घंटे नॉर्मल फेजेस में, और जब एग्ज़ाम पास आए तो ऑब्वियसली रिगरस प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ब्रेक्स लीजिए टाइम टू टाइम, हर 15 डेज़ और 30 डेज़ में ब्रेक लीजिए। अपनी फैमिली से तो कनेक्टेड हम लोग रहते ही हैं, पर मैं कहूँगा कि फ्रेंड्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं जर्नी में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम फैमिली से शेयर नहीं कर सकते, बट वो चीज़ें हम अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। तो अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होने की, हर तरीके से आपको कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली आप इस सोसाइटी का पार्ट हैं, आपको इसी में सर्व करना है ऑफिसर बन के। तो इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ अ प्री रिक्विजिट दैट यू शुड बी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी। तो कहीं से भी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी रिग्रेस होने की अपनी तैयारी में, अपने ऊपर इतना स्ट्रिक्ट होने की। नॉर्मल चिल होकर तैयारी करिए और बस रेगुलरली पढ़ते रहिए। ये मत करिए कि 15 दिन पढ़ा ही नहीं कुछ और फिर एकदम से 1 महीना 15 घंटे पढ़ रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच फॉर यू फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो यही एक ब्रॉड स्ट्रेटेजी है तैयारी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली नॉलेज ट्रैक। और आपके अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनको रेज़ करिए और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी मैं आपके सारे रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।